आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे संसदीय बोर्ड का कि गोरखपुर से पार्टी का प्रत्याशी बना करके पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने भरने की अनुमति दी। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन फाइल किया है। लोकतंत्र में जन विश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने जन समर्थन, और वो केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता। हर यही कारण है कि जो एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा यह मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। भाई बहन की पार्टी को भी लोगों ने बहुत हाईलाइट किया था। क्या हुआ था? 2 सीट पाए ना यूपी में। उस समय की प्रदेश की सत्ताधारी दल के बड़े बड़े दावे थे। क्या हुआ था? 5 सीटों पर सिकुड़ गए थे ना। 5 भी एक ही परिवार के थे। – 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी ना, जनता ने खारिज किया। उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उन सब के इतर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी 64 सीट पाकर के नंबर 1 पर थी। नंबर 2 पर जो थी वो मात्र 10 सीटें पाई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 1 सीट पाई। इस चुनाव में भी आप यही देखेंगे, मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं, बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत पहले की तुलना में
7 वर्ष पूर्व की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर एक बेहतरीन स्थिति में हम लोग आए हैं। निवेश की व्यापक संभावनाएं यूपी के अंदर बनी हैं, रोजगार के सृजन हुए हैं, युवाओं को नौकरी पारदर्शी तरीके से मिलती हुई दिखाई दी है। अन्नदाता किसानों के भविष्य के लिए और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए नया करने की एक व्यवस्था हुई। ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की कार्रवाई, एमएसपी से लागत का 1.5 गुना दाम किसान को आज प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं को सुरक्षा मिली है, उनके आर्थिक स्वावलंबन की तरफ से भी सरकार ने बहुत कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। तो डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। 6 महीने पहले सपा गठबंधन कहा था, 3 महीने पहले कहा था और 1 महीने पहले कहा था, और आज कहां पे है। ये 4 अलग अलग सर्वे भी आप देखेंगे तो वो लगातार उनको डिक्लाइन की तरफ है। बीजेपी अप कर रही है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। और प्रथम और द्वितीय चरण के टिकट वितरण के बाद जब प्रचार की कार्रवाई शुरू हुई, आज बहुत स्पष्ट स्थिति है कि बीजेपी 300 पार सीट पाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं तो पहले इस चीज को बोल चुका हूं। देखिए, ये चुनाव अंततः 80-20 का होना है। 80 में बीजेपी को रहना है, 20 में बाकी शेष दलों को रहना है। मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं। जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम, हर वह व्यक्ति जो सुरक्षा पसंद कर रहा है, किसान कल्याण की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, रोजगार की योजनाओं को पसंद कर रहा है, विकास को पसंद कर रहा है, वह बीजेपी के साथ आएगा और 80% बीजेपी के साथ आएगा। और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार के इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के
शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को। बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आज भी इसी फिराक में है कि पूर्व की स्थिति, दंगों की स्थिति लाई जाए, पलायन की स्थिति लाई जाए। वे प्रगति से संतुष्ट नहीं है, प्रगति उनको भाती भी नहीं, वे पलायन उनको पसंद है। व्यापारी पलायन कर जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा होता रहे, निर्दोष लोग मरता रहे, वे इसको पसंद करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं किया, सबने उसको समर्थन किया सिवाय पाकिस्तान के। श्री राहुल गांधी क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपने को मानते हैं और वह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? ये सब क्या है? इनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। और इस प्रकार की गैर जिम्मेदार हरकतें मुझे लगता है कोई सभ्य समाज भी स्वीकार नहीं करेगा और कोई भी चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार इसको स्वीकार नहीं कर सकती और फिर बीजेपी तो कतई स्वीकार नहीं कर सकती। इस सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची, जिस प्रकार के चेहरों को उसमें महत्व दिया गया और उन चेहरों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार की थ्रेड दी गई, 4.5 वर्ष तक शांत थे जी। अचानक टिकट घोषित होते ही उनकी गर्मी चढ़ने लग गई, तो उस गर्मी का जवाब भी आवश्यक था। हम लोकतंत्र में बैलेट पर विश्वास करते हैं, बुलेट पे नहीं। इस प्रकार की कोई भी घटना अस्वीकार्य है। मंच पे उनके अपने भाषण होंगे, हमारे अपने भाषण होंगे, हमारे मत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। एक दूसरा, मैं सभी दलों के नेताओं से भी इस बारे में अपील करूंगा कि मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं को कुचलने का भी कुत्सित प्रयास कतई न करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसकी रिएक्शन देखने को मिलते हैं और इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। ऐसा नहीं, सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको और उनको राज्य सरकार ने सुरक्षा पहले से दे रखी है। हमने उनको Y+ की सुरक्षा पहले से दे रखी है और उनके पास सुरक्षा है और सुरक्षा उनको मिलनी भी चाहिए। राज्य के अंदर हर नेता को जो पहले से कार्यक्रम जिनके मिलते हैं उनको सुरक्षा भी दी जाती है। हां, ओवैसी जी कल जिन क्षेत्रों के दौरे पे गए थे उनका कोई भी पूर्व निश्चित कार्यक्रम जनपद, जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को नहीं मिला था। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कार्यक्रम है, सभा के लिए परमिशन लोगों ने ली होगी, वो अपने आप में पर्याप्त है, उस आधार पर यह दायित्व बनता है सुरक्षा देने का। और पुलिस ने तत्परता से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है जो लोग इसमें संलिप्त थे। दल के नेता हैं, हर दल का नेता बड़ा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हर दल का नेता अपने आप में बड़ा है, हम उसको छोटा और बड़ा करके आंक नहीं सकते।
जहां राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम लोग जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। जिन लोगों की सोच कभी परिवार से ऊपर उठ करके नहीं जा पाई है, उन लोगों से आप ओबीसी समुदाय के कल्याण की बात करते हैं या अनुसूचित जाति के कल्याण की बात करते हैं, या उनसे आप किसी सामाजिक सौहार्द की अपेक्षा रखते हैं। ये सोच ही अपने आप में मुझे लगता है कि कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं। हमारा किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से या किसी जाति या मजहब से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हां, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। सबका साथ, सबका विकास ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया है आजादी के बाद, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप देख सकते हैं, जो लोग गरीब कल्याण का नारा देते थे, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, क्या उनका सामाजिक न्याय है? गरीबों की पेंशन को हड़प जाना, क्या यही सामाजिक न्याय है? समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना मकान मिला था गरीबों को? 18,000। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 43.5 लाख, यानी 43,50,000 से ये आवास अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं। चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। शासन की योजना में कोई भेदभाव नहीं, सबको सुरक्षा, सबको योजना का लाभ, सबको सम्मान, सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। हम व्यवस्था को भारत के संविधान के अनुरूप चलाएंगे। हमारी व्यवस्था व्यक्ति, जाति, मत और मजहब का आधार नहीं बन सकती। यही भारत का सेकुलर स्टेटस है। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं हो सकता, और सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण भी नहीं हो सकता। और हमारी जो पीठ है ना जी, ये शैव परंपरा की पीठ है। तो शैव परंपरा से दीक्षित होने के नाते हम लोग जहर पीते हैं और अमृत बांटने का काम करते हैं, तभी वही सच्चा योगी होता है। इसलिए सबके उसको पाते जाओ, लेकिन जो अच्छा होगा वो करते जाओ। बाकी लोग हम पे आरोप लगाएं, लांछन लगाएं, और उसके रूप में तमाम प्रकार का जो है वो करते जाएं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बात करेंगे, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डिगे लोक कल्याण के पथ पर निरंतर चलेंगे, सुरक्षा के पथ पर निरंतर चलेंगे, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। 2022 में बना है, इससे बड़ा गठबंधन 2019 में बन चुका है। और उस समय भी लोग ये मानते थे कि बीजेपी 15 से 20 सीट पाएगी, एसपी 30 से 35 सीट पाएगी, बीएसपी 25 के आसपास सीट पा जाएगी, 20 से 25 सीट पाएगी। ये सब आंकड़े होते थे ना। हुआ क्या? बीजेपी 64 सीट पाई, बीएसपी सेकंड पोल की, एसपी थर्ड पे थी। आप ये मान के चलिए कि ये जो गठबंधन है, इससे बड़ा गठबंधन 19 का था। ये सभी दल तब भी एक थे,
उसका कोई असर नहीं होना है। अब ये गठबंधन से ऊपर उठ चुका है चुनाव। फर्स्ट फेज का इलेक्शन होने दीजिए ना। ये इलेक्शन सुनामी बनेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार। अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं। मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई संकट। एक प्रबुद्ध समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते। जो लोग सामाजिक व्यवस्था और इस पूरी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हों, भारत की आस्था, क्या एक प्रबुद्ध समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि राम भक्तों पर गोली चलनी चाहिए? क्या वो स्वीकार करेगा कि पश्चिम में दंगे होते रहे या प्रदेश के अंदर दंगों की बाढ़ आती रहे? कभी नहीं स्वीकार करेगा, कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। और फिर जिन लोगों के चरित्र को लोग देख चुके हैं, तो लोग तो क्या क्या नारा लगाते थे पहले, वही हवा है, वही सपा है, वही दंगे फसाद की उनकी मानसिकता आज भी है। बदला क्या है? बदला क्या है? हर वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन का पक्षधर है और राष्ट्रवाद का पक्षधर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। मुलायम सिंह जी के समधी फिरोजाबाद में सिरसागंज से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। वो तो वहां पे वो कम नहीं होने वाला। वो सोच तो घूम फिर करके आ रहे हैं, इस आश्वासन के साथ नहीं आ रहे कि टिकट पाएंगे। पार्टी की मेरिट में खड़े उतरेंगे तो पार्टी टिकट देगी, नहीं उतरेंगे तो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार है। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, एक लंबी श्रृंखला है इनकी। कौन से ऐसा चेहरा है? क्या भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री नहीं है? क्या श्री केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम नहीं है? क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं? प्रदेश के अंदर क्या श्री अनिल राजभर क्या कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जयप्रकाश निषाद हमारे मंत्री हैं। एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन सामाजिक न्याय को देखने के साथ साथ वे लोग योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी भी परिवारवाद का चस्का लगा है, जिनको लगता था कि नहीं सामाजिक न्याय के नाम पर केवल उनके परिवार के लोगों को ही सब कुछ मिलता रहे, बाकी अन्य लोगों को न मिले, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और यशस्वी गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने तो जैन जी के ही हित के बारे में बोला कि हो सकता है वह अच्छे हों, लेकिन एक बुरे दल में फंसे हुए हैं। जो दल स्वयं डूब रहा है उसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो डूबती हुई नैया में आप सवारी करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसको गलत तरीके से जयंत जी ने लिया है तो ये गलती जयंत जी की है।
जयंत चौधरी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि बेचारे कभी दिल्ली से बाहर निकलते नहीं। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हो रहे थे, जाट युवक मारे जा रहे थे, निर्दोष युवकों को फंसाया जा रहा था, किसान वहां मारे जा रहे थे, उस समय जयंत जी की सहानुभूति उन मरने वाले यूथ के साथ में नहीं थी। किसी भी परिवार के साथ सिंपैथी दर्ज करने के लिए नहीं आए थे। पूछे ना, गौरव और सचिन के परिवार से पूछिए, क्या गए थे क्या उन लोगों के साथ मिलने के लिए? चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान था। उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब किसान बिल पास हुए थे, इसका समर्थन उस समय किया था। स्वयं मुख्यमंत्री आवास पे आकर के किए थे। बाद में किन कारणों से धरने पर बैठे वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसान से पूछेंगे, वह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी सहायता दी गई, कृषि ऋण से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, उन सभी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक योजना का कई गुना लाभ पिछली सरकारों की तुलना में उनको प्राप्त हुआ है। जनार्दन कितना उनको पसंद करती है, कितनी उनकी लोगों की उपस्थिति है, ये भी देखती है। इसलिए जो है राजनीतिक दल के रूप में इनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जन समर्थन कितना मिलता है ये 10 मार्च बता ही देगा। इस दल आपस में मैच फिक्सिंग करके बीजेपी को रोकने के लिए एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यहां पे ये पर्दाफाश हो भी गया। अपराधी अपराधी है और अपराधी जो भी होगा, हमने 2017 में ही अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था कि सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और सरकार ने काम करके दिखाया है। सच है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। टिकट वितरण की सूची आप देख सकते हैं ना, सपा बसपा कांग्रेस ने कैसे लोगों को दिया है और बीजेपी ने किन लोगों को दिया है। सामाजिक न्याय और संतुलन अगर आपको देखना तो बीजेपी की सूची में दिखेगी। पेशेवर हिस्ट्री सीटर दंगाई को देखना है तो वह बाकी अन्य दलों में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और मुझे लगता है जनता ये सब देख रही है। देखिए, चुनाव पार्टी लड़ती है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव का पार्ट हैं और हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वह इसलिए नहीं किया है कि इसके बदले हम लोगों से वोट मांगे। ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा दायित्व था। अपने उस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने इस कार्य को किया है और हम चुनावी मैदान में इसलिए हैं जिससे जो सुरक्षा मिली है, जो डेवलपमेंट के कार्य प्रारंभ हुए हैं, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू हुई हैं और तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही हैं, ये अनवरत चलते रहना चाहिए। इसमें और गति आनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। यह सुख भोगने या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम नहीं होता है। सत्ता को हम लोगों ने हमेशा परीक्षा पे खरा उतरने का एक माध्यम माना है और हर एक दिन उस परीक्षा के दौर से गुजरे हैं। हर एक मुद्दे पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, चाहे वह कोरोना प्रबंधन हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का हो, प्रदेश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करना हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को प्रदेश के अंदर लागू करने का हो। और कुछ तो ऐसे कार्य हुए हैं जो 70 वर्षों में नहीं हो पाए थे। अनुमान करिए, 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आज डबल इंजन की सरकार 33 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बना रही है, जिसमें 17 चालू हो चुके हैं। बाकी 16 पर कार्य चल रहा है वर्तमान में। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का देखेंगे,
70 वर्षों में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। आज प्रदेश में 9 एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेसवे पर काम प्रारंभ हुआ है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी, काशी से कोलकाता, लखनऊ से कानपुर क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी में 2070 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सिटी वायु सेवा से जुड़े थे, लखनऊ और वाराणसी। इस समय 9 सिटी 75 स्थानों पर देश और दुनिया के अंदर वायु सेवा की सुविधा दे रही है। और हम लोग 11 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला राज्य होगा। जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये चीजें अगर आप देखेंगे तो ये जो परिवर्तन हुआ है, मोदी जी देश के नेता हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं और एक अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री के रूप में भी, नेता के रूप में भी सदैव मिलता है। वे अभिभावक हैं। अभिभावक से मतभेद होने का तो प्रश्न ही नहीं हो। जो कुछ भी कर पाए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हमें सफलता प्राप्त हो पाई। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का हो, या फिर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी अच्छा दिखता है उसके पीछे प्रेरणा और मार्गदर्शन मोदी जी का है। अमित शाह जी देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उन्होंने जो कार्य किए हैं यूपी में, हर एक ने उसको स्वीकारा। हर व्यक्ति इस चीज को वो करता है। और जो यूपी में संभव था, एक यानी गांव-गांव में जाकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बना करके उन्होंने इसे अचीव किया। स्वाभाविक रूप से जो चीज उन्होंने की है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव में भी, 2017 के पूर्व भी हमने उनकी कार्य पद्धति को बहुत नजदीक से देखा। लोक कल्याण संकल्प पत्र जब बना था तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय अमित शाह जी ने ही उसको पूरा ड्राफ्ट कराया था, जिसमें सुरक्षा के मुद्दे हों या फिर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हो। आज हम जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाते हैं, जो देश की एक ब्रांड, यूपी की एक ब्रांड बनी है और यूनियन बजट में स्थान प्राप्त करती है, उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का ही मार्गदर्शन था। हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में उसको स्थान दिया। एक जनपद एक उत्पाद का नाम बाद में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उसका नाम दिया, लेकिन ये उस समय ही ये सारी चीजें हुई थी। तो जब कोई नेता करेगा तो उनके बारे में बोलेंगे भी कि हमारे इस नेता ने ये काम किया है, उन्हें इसका लाभ मिलना भी चाहिए, वो सम्मान मिलना भी चाहिए। उस सम्मान के हकदार है, हमने सम्मान दिया है। मोदी जी जैसा नेता मिलना देश का सौभाग्य है। और सचमुच कोई भी भारतीय, और देश के अंदर हो देश के बाहर हो, आज इस बात को स्वीकारता है कि यशस्वी नेतृत्व ही भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, दिख भी रहा है।